नमस्कार, आप देख रहे हैं ET नौ स्वदेश। ये है स्वदेश आवर, वो प्लेटफॉर्म जहां पे हम कॉम्प्लिकेटेड मार्केट इश्यूज और इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज को सरल भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, जो व्यूअर्स हैं, वो अपना डिसीजन सोच समझ के ले सके। आज की बड़ी खबर ये थी कि गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया जो कंपनीज हैं एक्सपोर्ट कर रही हैं डीजल और पेट्रोल को विदेशी मार्केट में। एक तरफ, दूसरी तरफ ये कि ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर भी टैक्स लगाया गया। भारत एक ऐसा अकेला कंट्री नहीं है। हमने देखा है यूएस में मिस्टर बाइडेन ने भी विंडफॉल टैक्स की बात की है क्योंकि ऑयल कंपनीज को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स होने लगे थे। यूके में भी ये बात उठी है और यहाँ पे हमने देखा कि रेवेन्यू सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने ये सफाई दी कि फिलहाल ये इसलिए लगाया गया है ताकि गवर्नमेंट के साथ और यहाँ की जनता के साथ जो विंडफॉल गेन्स हो रहे हैं क्रूड प्राइस के बढ़ने से, वो शेयर किए जा सकें और यहाँ का जस्टिफाइड प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स कंपनी को ना हो। इस बारे में हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट हैं आज, अभिजीत वोरा जो शेर खान के एनर्जी एनालिस्ट हैं और मिस्टर DK सराफ जिन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, कई दशकों से बड़ी बड़ी पोजीशन पे इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनीज के रह चुके हैं और एकदम समझते हैं इस स्पेस को बहुत ही अच्छी तरह। जेंटलमैन, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ET नौ स्वदेश पे। सराफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप गवर्नमेंट कंपनीज के हेड भी रह चुके हैं और आप समझते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट की थिंकिंग चलती है, जिस हिसाब से ये कदम उठाया गया और इनकी बाहर विदेशों में भी बात होती आई है इस तरह के कदम की, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, इस जो आज का डिसीजन हुआ है उसके दो पहलू हैं और दोनों बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है जो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया गया है। पहला पहलू तो वो है पेट्रोल पर, डीजल पर और ATF पर जो एक्सपोर्ट किया जाएगा देश से बाहर, उसके ऊपर 6 रुपए या 13 रुपए प्रति लीटर टैक्स लगाया गया है। दूसरा पहलू ये है कि जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है देश के अंदर, उसके ऊपर एक टैक्स लगाया गया है जिसको शायद सेस का नाम दिया है और 23,350 रुपए प्रति टन के हिसाब से लगाया गया है। दोनों का मोटिव एक ही है और दोनों का मोटिव ये है कि जो कंपनीज को एब्नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है उसको किस तरह से कम किया जाए, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए। दोनों का मोटिव वही है और लेकिन दोनों का जो रिजल्ट है वो अलग अलग होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। तो वो मैं थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा आपको बताऊंगा। जहां तक एक्सपोर्ट का जो के ऊपर टैक्स है, ये सभी को पता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत बड़ी है पिछले एक साल में या 6 महीने में, और जो रिफाइनिंग मार्जिन है जिसको रिफाइनरी क्रैक भी कहते हैं, वो उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो क्योंकि रिफाइनरी क्रैक बड़ा है तो जो रिफाइनिंग कंपनीज की जो डायरेक्ट इनकम होती है वो रिफाइनिंग क्रैक के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। यहाँ पर भी थोड़ा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा एक स्टैंड अलोन रिफाइनिंग कंपनीज को, जैसे कि MRPL या चेन्नई पेट्रोलियम जो लिस्टेड कंपनीज है, या नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो अनलिस्टेड कंपनी है, विजाविज जो OMCs है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड रिफाइनिंग कंपनीज कंबाइंड इंटीग्रेटेड, जैसे IOC हुई, BPC हुई, HPC हुई। IOC, BPC, HPC का एक उनको जो अपना पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं आपको हमको, वो थोड़ा घाटे में बेच रहे हैं। घाटे में मीन्स जितना उनको प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन उनके वो रिफाइनरीज भी ओन करते हैं, वहां पे उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो वो दोनों में लगभग बराबर हो जाते हैं, तो उनको बहुत बड़ा कोई कंसर्न नहीं है। दूसरी ओर जो स्टैंड अलोन रिफाइनरीज हैं जिसका मैंने नाम लिया अभी, MRPL, CPCL या नुमालीगढ़ रिफाइनरी, उनको सुपर प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि रिफाइनरी क्रैक बहुत बढ़ गए हैं। तो सरकार के लिए ये जरूरी है कि उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाया जाए, एडिशनल टैक्स लगाया जाए। इनकम टैक्स वो देते ही है, उसके ऊपर कुछ एडिशनल टैक्स लगाया जाए, और वो सरकार ने उसका माध्यम चुना
और सरकार को अपने बजटरी डेफिसिट वगैरह के लिए भी कुछ और राशि की आवश्यकता थी, तो सरकार ने उसके लिए डिसाइड किया कि एक्सपोर्ट जो रिफाइनरीज करती हैं, ये ज्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिफाइनरीज है, उसमें रिलायंस का नाम भी शामिल है, जो मैं बताना भूल गया। तो इन सबके एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाए। तो वो तो एक तरह से एबनॉर्मल प्रॉफिट है और उसके ऊपर टैक्स लगाया गया। अब इसको हम देखें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑयल प्रोड्यूसर, डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसर्स। हालांकि उसका जो ऑब्जेक्टिव सरकार के हिसाब से दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है। यहाँ पर 23,500 रुपए प्रति टन के हिसाब से सेस लगाया गया, जो कि $40 प्रति बैरल के हिसाब से वर्कआउट करता है। अब ये जो दोनों इंडस्ट्रीज है, रिफाइनिंग इंडस्ट्री और ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनीज, अपस्ट्रीम कंपनीज, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। रिफाइनिंग कंपनीज एक तरह से फैक्ट्री एनवायरनमेंट है, वहां पर एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया तो वो रिफाइनरी चलती रहेगी, तो उसमें इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है। ऐसा जो है अपस्ट्रीम कंपनीज में ऐसा नहीं होता, हर साल कुएं खोदने होते हैं, हर साल कुछ नए फील्ड्स का डेवलपमेंट करना होता है, क्योंकि जो पुराने फील्ड्स हैं वो उनकी उत्पादकता जो है वो कम हो जाती है। तो ये तो एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि हर रोज कुआं खोदो और हर रोज मतलब अपना घर चलाओ, ये उस तरह की कंपनीज है। उस तरह की कंपनीज में अगर इसमें एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा तो उसमें धन की जो कमी होगी, क्योंकि कभी जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होती है, कभी ज्यादा होती है, लेकिन उनको तो जो अपना फिजिकल काम है वो तो हमेशा उसी गति से करना पड़ेगा, नहीं तो देश का जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, 2015 में जब मैं सीएमडी था तो उस समय क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं $25 हो गई थी। आज $115 है, उस टाइम $25 हो गई थी। तो उस टाइम भी हमने जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम नहीं किया। तो और जो हमारे पास पिछला कैश था या कुछ और लोन लिए उससे किया। तो जब क्रूड ऑयल प्राइसेस ज्यादा होती है तो एक तरह से दैट इज द टाइम टू बिल्ड अप फैट फॉर द कंपनी, ताकि जब कोई बुरा वक्त आए, जब प्राइसेस कम हो, 2 साल बाद 4 साल बाद ये साइकिल चलता रहता है, तो उस समय ये जो एडिशनल कैश है, जो एडिशनल फैट है वो काम में आए। तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा सा जो डिसीजन है, हालांकि सरकार का जो मानना है वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन अपस्ट्रीम कंपनीज के हिसाब से वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा अटपटा है। दैट इज वन। सेकंड इज, इसमें जो मैं सोचता हूं कि जैसे आदरणीय वित्त मंत्री कह रही थी आज कि इसका रिव्यू मैकेनिज्म होगा, तो मुझे लगता है कि शायद वो कह रही थी कि जो उसका रिव्यू मैकेनिज्म होगा वो एक्सपोर्ट टैक्स के लिए कह रही थी, और अपस्ट्रीम कंपनीज का जो टैक्स है 23,500 रुपए प्रति टन का, उसके ऊपर वो रिव्यू मैकेनिज्म के लिए नहीं कह रही थी। और इसका जो रिव्यू मैकेनिज्म है बहुत जरूरी है। और इसमें भी जो टैक्सेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये दो बहुत अहम मुद्दे होते हैं जो भी टैक्सेशन के लिए होते हैं। अब इसमें आज $115 है तो उसमें $40 जो है शायद ओएनजीसी को उतना नहीं अखरेगा, लेकिन कल को 110 भी होगा, 105 भी होगा, उससे कम भी आएगा। तो क्या ऐसी कोई गारंटी है क्या उस टाइम पे जो $40 है वो घट के 35 होगा, 30 होगा, 20 होगा? ऐसा कुछ तो नहीं कहा गया है। तो इसके अगर इसी $40 प्रति बैरल को गवर्नमेंट ऐसे कहती कि प्राइस 115 है तो $40 दे दीजिए, प्राइस $100 है तो 25 दे दीजिए, और प्राइस 80 है तो 5 दे दीजिए, और 75 से कम कुछ मत दीजिए, तो वो ज्यादा बेहतर होता। उससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है, और क्योंकि उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी है कि जब प्राइस कम होगी तो आपका टैक्स भी कम हो जाएगा, तो आपका जो नेट इनकम है वो सेम हो जाएगी। तो वो इसमें जो एलिमेंट है ना वो इसमें मिसिंग। अगर क्योंकि अगर मान लो इसमें 15 दिन का रिव्यू का मैकेनिज्म इसके अंदर भी है, तो सरकार सोच सकती है कि नेक्स्ट रिव्यू के टाइम में इसको रिव्यू कर सकती है इस मैकेनिज्म को, ताकि जो इन्वेस्टर्स का वो है। और इसमें एक चीज और भी है, इन्वेस्टर्स जो है ये जो सुपर प्रॉफिट होता है उसको अपने मॉडल में, अपने जो वैल्यूएशन मॉडल बनाते हैं स्प्रेडशीट के अंदर, उसको नहीं गिनते हैं।
क्योंकि उनको भी पता है कि ये कोई 10 साल 20 साल तक तो ये जो प्राइसेस है रहेंगी नहीं, तो वो उसका जो फर्क वैल्यूएशन में पड़ता है वो बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, फिर भी जो इसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट है वो काफी पड़ता है। जी, चलिए, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया समझाया। इनफैक्ट ये लेयर्ड वे में अगर ड्यूटी लगती तो बेटर रहता और इन्वेस्टर कम्युनिटी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी एक बढ़िया मैसेज जाता। बट आगे चलते हैं और इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट को एनालाइज करते हैं। अभिजीत बोरा जो बहुत ही क्लोजली इस पूरे सेक्टर को देख रहे हैं हमारे साथ हैं। अभिजीत, मैं आपसे पूछ रहा था रिलायंस पे इम्पैक्ट जो 8-9% का आया है, लोग सोच रहे थे कि $25 के GRM है, स्टॉक बहुत चलेगा, लेकिन अगर हम अकेडमिकली बात करें तो हम कोई भी एनालिस्ट $14 से ज़्यादा के GRM सस्टेनेबल बेसिस पे एस्टिमेट ही नहीं कर रहा था। तो अगर ये इम्पैक्ट है भी तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट एक्चुअली कितना होगा उनके अर्निंग्स कट्स पे? सी ऑलमोस्ट उनका मोर देन 70 मिलियन टन का रिफाइनरी कैपेसिटी है। अपन एज्यूम करते हैं कि 50% अगर एक्सपोर्ट वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 35 मिलियन टन, तो जो आज जो डीजल पे, पेट्रोल पे, एटीएफ पे जो आया है उसका जो पर बैरल टर्म में अपन एनालिसिस करते हैं तो $26 पर बैरल जो ड्यूटीज है वो डीजल पे है और करीबन $13 पर बैरल पेट्रोल और एटीएफ पे है। अगर आप प्रोडक्ट स्लेट के हिसाब से 38-40% डीजल, 15-20% पेट्रोल और कुछ 8-10% एटीएफ मान के चलते हैं ओवरऑल रिफाइनरी थ्रूपुट में जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम के हिसाब से, तो ये करीबन मोर देन पैट पे 20,000 करोड़ का इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये तब एजम्पशन है फॉर FY23 ये इम्पैक्ट व्हेन हमारा GRMs जो है वो मोर देन $25 का अपन एजम्पशन लेके चल रहे हैं। बिकॉज अगर $26 पर बैरल अगर मेरे को ड्यूटीज पे करना है तो मैं नेगेटिव GRM बनाऊंगा, तो मेरा डीजल पे जो क्रैक्स है वो ऑलमोस्ट $50-60 होना चाहिए, तभी ये ड्यूटीज सस्टेनेबल है इन माय व्यू। और जो इतना हाई क्रैक्स जो एज्यूम कर रहे हैं उस पे बेस पे जो ये ड्यूटीज का जो इम्पैक्ट है वो मोर देन 20,000 करोड़ का पैट पे इम्पैक्ट आता है फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। बट FY24 में आप देखेंगे, इवन FY23 में भी ये एक्सपेक्टेशन था कि ये ड्यूटीज, ये GRMs हाई रहेंगे तो अर्निंग्स अपग्रेड आने वाले थे, लेकिन ये ड्यूटीज आने के बाद में वो नहीं आएगा। तो ओनली वो एस्टिमेट जहाँ बहुत हाई GRMs एजम्पशन है वहां पे कट आएगा, और इतना कट नहीं आना चाहिए एस्टिमेट में। दो हाइपोथेटिकली ये 20,000 करोड़ का इम्पैक्ट हो सकता है जिनके एस्टिमेट हाई है। FY24 में कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि $12-13 का रिफाइनिंग मार्जिन एजम्पशन सस्टेनेबल है। आप ONGC के बारे में भी बताएं। ONGC पे जो $40 का इम्पैक्ट है, वहां भी 12-13% का फॉल देखा, ये काफी ज्यादा नेगेटिव लगता है आपको? हाँ, जो इम्पैक्ट है अपस्ट्रीम PSUs पे ज्यादा सीवियर है। जैसा सराफ सर ने भी कहा कि फॉलिंग क्रूड ऑयल एनवायरनमेंट में अगर क्लैरिटी नहीं है कि स्लैब वाइज क्या टैक्सेशन रेट रहेगा या सेस रेट रहेगा, तो एडहॉक बेसिस पे अर्निंग्स का कट बहुत लार्ज हो सकता है। इफ क्रूड प्राइस गोस टू $75 तो $40 आप दे रहे हैं, प्लस आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, रॉयल्टी है, बहुत सारे है, डिप्लीशन है, तो बहुत सारे कॉस्ट है। जो $40 तो मे बी मेरे हिसाब से उनका ओवरऑल कॉस्ट होगा ONGC का टू प्रोड्यूस 1 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल। सो वहां पे उनका प्रॉफिटेबिलिटी एकदम हिट हो जाएगा। इवन $95-100 के क्रूड एजम्पशन पे अगर ये $40 का एजम्पशन लेते हैं जो पहले $16-17 था ऑन जो भी 16-17% पहले सेस रेट था, तो भी 45-50% अर्निंग कट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं फॉर ONGC एंड हायर फॉर ऑयल इंडिया। राइट, ऑल राइट अभिजीत, मिस्टर सराफ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।